नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा का सियासी चेहरा अचानक से बदल गया। मनोहर सरकार का जाना, नायब सिंह सैनी की सरकार का आना कितना बदलाव लाएगा आने वाले समय में? चुनावी तौर पर, सियासी तौर पर एक सवाल यह है। दूसरा, मनोहर लाल को नई जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी करना लोकसभा सीट पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी, इससे कितना फर्क पड़ने वाला है, यह सब जानने की कोशिश करेंगे आज चर्चा के जरिए। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए। बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम से चर्चित रहे पूर्व सीएम मनोहर लाल ने आज के दौर की सियासत में भी मिसाल कायम की है कि राजनीति में सिद्धांतवादी होना भी जरूरी है। सीएम के पद से बदले गए पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को विधानसभा में करनाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। अब ये जिम्मेदारी मौजूदा सीएम देखें या कोई भी व्यवस्था करे, मनोहर लाल ने ऐसा करके सचमुच फकीर होने का सबूत दिया है। मैं इस सदन के सामने, मैं एक मान सदन के सामने घोषणा करता हूं कि मैं आज करनाल विधानसभा से त्याग पत्र लेता हूं। आज से करनाल की विधानसभा की देखरेख हमारे नए नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी उसकी देखरेख करें और मेरे जिम्मे संगठन की ओर से जो कार्य लगेगा उस कार्य करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गौरतलब है कि अब तय माना जा रहा है कि मनोहर लाल करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और उन्हें टीम मोदी में शामिल किया जाएगा। ये भी एक योजना है। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी कह रहे हैं कि ये फैसला तो संगठन को करना है, वैसे हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। हाँ, देखिए, इसका निर्णय भी हाईकमान ने लेना। उन्हें पहले वहाँ जो प्रतिनिधि रहे, अभी तो है प्रतिनिधि, उन्होंने पेशकश की। और अब बुधवार की सबसे खास बात, मनोहर लाल जब करनाल विधानसभा से विधायक पद से भी इस्तीफा देकर जाने लगे तो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने पूछा, बता तो दो अब कहां जाओगे? मनोहर लाल ने कहा, मैं फकीर आदमी हूँ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। फिर बोले, फिक्र सभी को खा गई, फिक्र जगत का पीर, जो फिक्र को खा गया उसका नाम फकीर। हरियाणा में एक के बाद एक हुआ घटनाक्रम बताता है कि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री पद से रिप्लेस करने के बाद अगले ही दिन मनोहर लाल का इस्तीफा ये बताता है कि अब वो करनाल लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं, यानी चंडीगढ़ से दिल्ली की फ्लाइट का टिकट बुक। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो विदेश बीजेपी अपनी रणनीति के हिसाब से काम कर रही है क्या? क्योंकि बीजेपी का ऐसा बर्ताव और ऐसी रणनीति इससे पहले कई राज्यों में देखने को मिली और वहां ज्यादातर फायदा बीजेपी को हुआ है। क्या हरियाणा में भी वो फायदा होगा तो फिर कैसे होगा, ये जानने की कोशिश हम चर्चा के जरिए करेंगे। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे हम करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया और नई जिम्मेदारी में मनोहर लाल होंगे। इस पूरे समीकरण को कैसे समझा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव और उसके ठीक बाद विधानसभा का चुनाव? देखिए पंकज, दो चीजें हुई हैं। 8 घंटे के भीतर किसी मुख्यमंत्री का अप्रत्याशित तरीके से, जिस तरह से पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हुआ, गाड़ियां साथ के साथ वापस कर दी, किसी ने कोई इंतजार नहीं किया और उसी दिन मतलब घंटों के भीतर ही नए मुख्यमंत्री का चुनाव भी हो गया और शपथ भी हो गई। और दूसरी बड़ी घटना यह है कि बीजेपी लगता है पूर्व नियोजित रणनीति के तहत ये सब कुछ कर रही है। अभी जो चीजें सामने आ रही हैं, कुछ जानकार लोग बता रहे हैं कि ये एकाएक नहीं हुआ है। इस तरह का बहुत समय से मुख्यमंत्री को बदलने की कोशिश और योजना अमल में लाई जानी थी, लेकिन अवसर नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े नेता है, हाईकमान के नेता है, प्रधानमंत्री है, उनके दौरे चलते हैं, विदेश के बहुत सारे काम होते हैं। ये लॉन्ग पेंडिंग योजना थी कि मुख्यमंत्री को रिप्लेस करना है, लेकिन मौका नहीं लग रहा था। अब जेजेपी के बहाने बीजेपी के हाथ ही एक अवसर आ गया।
अब हालांकि अभी 24 घंटे ही हुए हैं, लेकिन अब जेजेपी वाले कुछ कुछ आरोप लगा रहे हैं कि ये हुआ, हमने 5100 रुपए पेंशन की मांग की थी, उन्होंने नहीं मानी, और ये कहा जा रहा है कि इन्होंने 3 या 2 सीटें मांगी, ये माने नहीं तो हमने गठबंधन तोड़ दिया। तो कई तरह की बातें सामने आ रही है। ये कई महीनों से हो रहा था, हाईकमान के एक पेंडिंग योजना थी कि हरियाणा में सीएम का चेहरा बदलना है, लेकिन मौका अब लगा हाथ जब लोकसभा के चुनाव आए। शीट शेयरिंग पर थोड़ा सा विवाद हुआ, 1 हफ्ते तक जेजेपी ने इंतजार किया, जब जवाब नहीं मिला तो बीजेपी ने उनको एक थका दिया इंतजार करके, और जेजेपी का जब उसका सफल जवाब देने लगेगा तो बीजेपी ने उठा के समझौता ही खत्म कर दिया। समझौता ही खत्म नहीं कर गया, उनको सीट भी नहीं दी और पार्टी जेजेपी बिखर गई। एक साथ जेजेपी को 3 झटके। अब आज कल ये सब कुछ हुआ था, आज क्या हुआ? आज मुख्यमंत्री ने करनाल विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। मेरे को लगता है कि करनाल लोकसभा से मनोहर लाल जी को चुनाव लड़वाया जाएगा लोकसभा का, और जीतने पर जैसा कि सब कुछ तय रणनीति के हिसाब से चल रहा है, टीम मोदी में उनको शामिल किया जाएगा। और इस्तीफा ये देकर उन्होंने एक अपना असूल, अपने सिद्धांत दिखाए हैं कि अगर उनको मतलब पद मिला तो पद छोड़ने में उनको मोह नहीं है पद का। दूसरा इसका रणनीति ये है कि चूंकि लोकसभा का चुनाव लड़ना है, लोकसभा का बड़ा चुनाव है और मोदी जी के लिए चुनाव है, तो वो एक त्याग की भावना दिखाना चाहते हैं। चूंकि अब लोकसभा के चुनाव के लिए लोगों के बीच आएंगे, वोट मांगेंगे, तो लोकसभा में उनका जो वजूद है और जो समर्थन है और जो रिजल्ट है उसकी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है। सब कुछ रणनीतिक तौर पर अमल में लाया गया और वैसा होता दिख रहा है। महेश, आपके पास आ रहे हैं सवाल, ये 2 तो ही हैं, और साथ ही साथ मनोहर लाल के इस्तीफे की बात आ रही है। विधानसभा से उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा अब नई जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसका निर्वहन करूंगा। अब इस्तीफा दिया गया या उनसे लिया गया? एक चर्चा ये भी चली कि विधानसभा में संख्या बल 90 की बैठने की व्यवस्था और 91 लोग कैसे, इस पर तमाम सवाल हो रहे थे। क्या ये उसका हिस्सा भी है? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस्तीफा लिया गया या उन्होंने खुद दिया, इसमें तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मर्जी के साथ ही लिए जाते हैं। यानी उनकी जो मर्जी थी उसी मर्जी के आधार पर ये तमाम जो घटनाक्रम है वो देखने को मिला था। अब जिक्र यहां पर किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, सिर्फ एक विधायक थे करनाल विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन करनाल विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा देने की इतनी जल्दी आखिर मुख्यमंत्री को क्यों थी? क्या वजह थी कि विधायक के तौर पर जो है मनोहर लाल करनाल विधानसभा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे? और अभी समय ही करीब करीब 6 महीने ही आप मानकर चलिए, 6 से 7 महीनों का वक्त ही बाकी था, और 6 महीनों के लिए क्या करनाल विधानसभा का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री बतौर विधायक जो है मनोहर लाल क्या नहीं कर सकते थे? वजह क्या थी? इतनी जल्दी भागने की कोशिश यहां पर क्यों की जा रही है? क्यों विधायक पद से भी इस्तीफा यहां पर मनोहर लाल की तरफ से दे दिया गया? अब यहां पर समझने की बात यह कि करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ने का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। जीतने के बाद ही इस्तीफा देने की जरूरत थी, उससे पहले किसी भी तरह का इस्तीफा देने की जरूरत मनोहर लाल को नहीं थी। फिर आखिर एक ही दिन के बाद, कुर्सी छोड़ने के एक ही दिन के बाद इस्तीफा मनोहर लाल की तरफ से क्यों दे दिया गया? यह सवाल सबसे अहम है, और मुझे लगता है कि करनाल लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। व्यक्तिगत रूप से और सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उसके आधार पर मुझे लगता है कि किसी संवैधानिक पद पर बैठाने की तैयारी यहां पर मनोहर लाल के लिए की जा रही है। संवैधानिक पद पर बैठाने के लिए जरूरी था कि वो विधानसभा से इस्तीफा देते। मुझे लगता है कि गवर्नर की कुर्सी यहां पर तय की जा रही है मनोहर लाल के लिए, और गवर्नर की कुर्सी पर बैठाने के मकसद के साथ ही यहां विधायक पद से इस्तीफा मनोहर लाल की तरफ से दिया गया। वीरेंद्र जी, इन तमाम सवालों को आप अपने जवाब में शामिल करिएगा, लेकिन एक और सवाल एड ऑन आपके लिए कर देते हैं। वो ये कि ओबीसी को लेकर एक अलग तरह की राजनीति इस देश में देखने को मिल रही है। राहुल गांधी, कांग्रेस लगातार ओबीसी को लेकर बयान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और क्या ये इसका हिस्सा मान लिया जाए कि नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी देना, हालांकि जाट बहुल राज्य में ओबीसी का चेहरा, ये कितना फर्क डालेगा? देखिए, एक बात तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मनोहर लाल जी जो है करनाल लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें अब कोई संदेह नहीं है। पूरी तैयारियां हो गई हैं, चुनाव कार्यालय विधानसभा स्तर के खोल दिए गए हैं। संजय भाटिया जो अब समय यहाँ के सांसद हैं
उन्होंने अब बैठकें लेनी शुरू कर दिया है, कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संकेत दे दिया है। जो विधानसभा क्षेत्र के अभी कार्यालय खुले थे उनमें जो खामियां थी, कोई छोटे कार्यालय थे तो उनको बड़ा किया जा रहा है, तो इस दृष्टि से तैयारी हो गई है। तो ये है कि कल भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक जो सूची आ जाएगी, अगर संभावना तो यही है कि मनोहर लाल जी का अब लोकसभा चुनाव लड़ने में कोई संदेह नहीं है। हम बहुत पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो अब तो ये तय ही हो गया है। दूसरा, जब उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा क्यों दिया उसका भी मैं आपको कारण बता देता हूं कि वहां पर अब जो है उस विधानसभा, करनाल विधानसभा का जो है वो नायब सिंह सैनी उसकी देखरेख करेंगे, यानी कि उसका भी उपचुनाव साथ होने जा रहा है। क्योंकि आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उसका एक स्थिति थी, क्योंकि नायब सिंह सैनी को 11 सितंबर तक 6 महीने का कार्यकाल है, 11 सितंबर तक उनको जो है विधायक बनना है, सदन का सदस्य बनना है, लेकिन हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 तक का है, तो इसलिए या तो फिर विधानसभा भंग करनी पड़ती। तो ऐसी स्थिति में नायब सिंह सैनी को विधायक बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया है और लोकसभा चुनाव के साथ ही करनाल विधानसभा चुनाव का उपचुनाव भी होगा। यह बात निश्चित है, इसमें अब कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। नायब सिंह सैनी ही उम्मीदवार होंगे और इस तरह का संकेत विधानसभा में भी मुख्यमंत्री ने दे दिया है और ये राजनीतिक सूत्र भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो इस तरह देखें कि करनाल से ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और नायब सैनी मुख्यमंत्री जो हैं वो करनाल से उपचुनाव लड़ेंगे, इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा। और दूसरी जान देखिए, एक बात और स्पष्ट है कि अगर नायब सैनी पहले नारायणगढ़ से विधायक थे, फिर कुरुक्षेत्र से सांसद बने, अब करनाल से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, तो जो करनाल के स्थानीय कार्यकर्ता थे जिनको उपेक्षा थी कि इस वक्त चाहे मनोहर लाल जी पैराशूट से उम्मीदवार आए थे, अब नायब सैनी उम्मीदवार पैराशूट से उतरेंगे, तो ये हो सकता है अस्थायी व्यवस्था हो। आगे चलकर क्या स्वरूप लेगा विधानसभा चुनाव में तब अलग होगी, क्योंकि वहां पर जगमोहन आनंद हैं, अपना अशोक कथूरिया हैं और दूसरे जो वहां चंद्र प्रकाश कथूरिया हैं और अशोक सुखीजा हैं। तो इस तरह, हालांकि संजय बटला भी है जो वहां के स्थानीय दावेदार हैं, तो उनमें थोड़ी बहुत निराशा हो सकती है। जहां तक आपने बात की कि ये ओबीसी का, देखिए भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रयोग करती रहती है। इस बार भी ओबीसी का नया प्रयोग है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए ओबीसी में और भी विकल्प हो सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नायब सैनी के पक्ष में इसलिए बनाया क्योंकि उनको 3-4 महीने पहले जो है पार्टी अध्यक्ष बनाया गया और अब पार्टी अध्यक्ष के नए चेहरे की तलाश होगी। वो कोई भी हो सकता है, कमल गुप्ता हो सकते हैं, संजय भाटिया हो सकते हैं या और भी कोई हो सकता है, लेकिन नायब सैनिक में पीछे भारतीय जनता पार्टी की ये सोच थी कि गैर जाट का मुद्दा हावी रहने वाला है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह कल तारीफ की, हालांकि उसके ऊपर कई चुटकियां ली जा रही हैं। दुष्यंत चौटाला ने भी आज अपनी रैली में चुटकी ली कि मोदी जी ने मेरी तारीफ नहीं की, कि अब मनोहर जी की तारीफ करने का ये हुआ कि हम 3 लोग जो है उनको जो है मंत्री पद गंवाना पड़ा, मनोहर जी भी को भी इस्तीफा देना पड़ा और अनिल विज भी मंत्री नहीं रहे। लेकिन इसका आशय ये नहीं है। देखिए उनको, जो मनोहर लाल जी को केंद्र में निश्चित रूप से बहुत बड़ा पद दिया जाएगा क्योंकि वो सांसद बन जाएंगे। तो हालांकि देखिए करनाल में कांग्रेस का कौन सा उम्मीदवार आता है ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना है क्योंकि संजय भाटिया यहां से देश में सबसे दूसरे नंबर पर चुनाव के अंतर से जीते थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल जी को करनाल से चुनाव लड़ने का सुनियोजित रणनीति के साथ मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है और ओबीसी का कार्ड तो भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। इसका दूसरे राज्यों में भी प्रभाव देने की कोशिश की जाएगी, संदेश दिया जाएगा, लेकिन आगे चलकर क्या रणनीति रहेगी, विधानसभा चुनाव में कितना असर रहेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच इससे स्पष्ट हो गई है कि ओबीसी का कार्ड ही भारतीय जनता पार्टी खेलने जा रही है। देवेंद्र, इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं क्या, क्योंकि लगातार हमने देखा, अगर हम केंद्रीय मंत्रिमंडल को देखें उसमें जितने मंत्रियों की संख्या है उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में, यानी कि तकरीबन 77 केंद्रीय मंत्री हैं, 27 उसमें से ओबीसी से आते हैं। वैसे ही अगर सांसदों की बात करें, 303 सांसद शायद बीजेपी के हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ओबीसी से हैं। ओबीसी को ज़्यादा फोकस करने का मतलब हरियाणा के लिए क्या सटीक अभी रणनीति है मौजूदा वक्त में, क्योंकि जाट बहुल इलाका माना जाता है, जाटों का वोट और गैर जाट की सियासत यहां होती रही है। देखिए पंकज, मैं कल एक विश्लेषण देख रहा था, जो चीजें मीडिया के जरिए पब्लिक तक आ रही हैं, पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, ओबीसी का वोट सबसे ज्यादा है। जैसे जिसको हम धोबी, नाई, तेली, जोगी, कई तरह की जातियां हैं, ओबीसी वोट हरियाणा में बहुत ज्यादा है। अगर हम जाट कम्युनिटी जो बहुत इफेक्टिव है और जाटों के नाम से हरियाणा का नाम जाना जाता है, जैसे मीणा के नाम से राजस्थान है, पटेल के नाम से गुजरात है, तो हर स्टेट की अपनी पहचान है। तो जाट एक बड़ा तबका है, बहुत इफेक्टिव है और राजनीति में बहुत आक्रामक होता है। लेकिन जाटों के अलावा अगर हम इनको छोड़े
23 से 25% तक जो मानी जाती है। आंकड़े अलग अलग बताते हैं, 2-4% ऊपर नीचे दावे होते हैं, लेकिन अब बाकी जगह देखें तो आप देखिए 75% तो बाकी लोग हैं ना, जिनमें नॉन जाट आते हैं। लेकिन ओबीसी का एक बड़ा वर्ग है 30% तक। बहुत सारी जाति हैं जो ओबीसी में है, जो गांव में रहते हैं, अभी थोड़ा सा वंचित वर्ग में हैं, उनके पास पूरे संसाधन नहीं है। उन्हीं लोगों का पार्टियां दोहन करती हैं, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी हो। लेकिन बीजेपी की जो कैलकुलेशन है, जो समीकरण है, प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि वो ओबीसी से आते हैं, कमजोर तबके के हैं, उन्होंने चाय बेची है, तो इस तरीके से उनको मोबिलाइज करने की कोशिश की जाती है। अभी 30% के आसपास ओबीसी का सारा वोट बैंक माना जाए तो सबसे ज्यादा बनता है, सभी जातियां जो ओबीसी की है। तो यही वजह है कि बीजेपी ओबीसी को फोकस में रख रही है। आप देखिए बैकवर्ड प्लस ओबीसी, बीसी प्लस ओबीसी। क्योंकि आप देखिए हमने राजस्थान में देखिए भजनलाल शर्मा को अगर जातीय समीकरण किस तरीके बिठाए, जो विधानसभा चुनाव हुए, शर्मा को राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिया, छत्तीसगढ़ में आदिवासी को बना दिया, मध्य प्रदेश में वहां बीसी को मोहनलाल यादव को बना दिया। तो मतलब जो जातीय समीकरण साधे गए, जो रणनीति बनी है, हरियाणा भी उसी फ्रेमवर्क में उसको फिट किया गया है। और बार बार ओबीसी पर जो जोर दिया जाता है, बैकवर्ड पर मुफ्त राशन दिया जा रहा है। देखो बहुत सारे लोगों को, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन है, आगे भी जारी रहेगा। इस तरह की बातें आ रही हैं। इसमें बड़ा तबका ओबीसी का है, जिनके पास संसाधन नहीं है, पूरे रोजगार नहीं है, समाज में अपनी एक अलग पहचान नहीं है। तो उन लोगों को मतलब रिझाने की, बहलाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, और उसी रणनीति का हिस्सा है ओबीसी। जी महेश, एक ये सवाल तो ही है ओबीसी वाला जो है, लेकिन पिछली सरकार में हमने देखा जब जेजेपी से गठबंधन हुआ तो एक डिप्टी सीएम भी प्रदेश ने देखा, और उसे एक संदेश ये कि भैया देखिए सभी वर्गों के लिए काम करने के लिए सरकार है, और ये संदेश दिया गया। और यहां पर ये उम्मीद की जा रही थी कि कोई ऐसा चेहरा, दो चेहरे हो सकते हैं, एक जैसे ओबीसी से आ गया तो एक जाट चेहरा या कोई और दूसरे समाज का चेहरा हो सकता है, ये संदेश देने के लिए। देखिए प्राथमिकता सब पर है और सब प्राथमिकता में है, और उनका विकास सबका विकास, ये जो बीजेपी का नारा है उस हिसाब से संदेश नहीं दिया गया। यहां कोई डिप्टी सीएम नहीं है जिसका ये कहा जा रहा था कि कोई हो सकता है। देखिए डिप्टी सीएम को लेकर दुष्यंत चौटाला की तारीफ यहां पर मैं करना चाहता हूं कि डिप्टी सीएम पहले भी हरियाणा प्रदेश में बनाए गए हैं, लेकिन कभी भी इतने इफेक्टिव नहीं थे, कभी भी इतना असर, इतनी ताकत किसी भी डिप्टी सीएम के पास नहीं थी। भले ही गठबंधन सरकार की मजबूरी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस मजबूरी का भरपूर फायदा यहां पर दुष्यंत चौटाला की तरफ से उठाया गया। सबसे महत्वपूर्ण महकमे जो है हरियाणा प्रदेश के, वो दुष्यंत चौटाला और उनके मंत्रियों के यानी विधायकों के पास थे। तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम की जो पोस्ट है उसे काफी ज्यादा इफेक्टिव बनाया, काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया। अब अगर पावर शेयरिंग यहां पर भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश करती तो एक तो वक्त बहुत कम है, उसके अलग अलग तरीके के मायने निकाले जाते हैं। अभी चुनावी मोड में जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और देश के तमाम राजनीतिक दल एंटर कर चुके हैं। लोकसभा की 8 साफ सुनाई दे रही है, किसी भी वक्त चुनाव आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जा सकता है। तो ऐसे में अब इस पचड़े में पड़ने से भारतीय जनता पार्टी बचने की कोशिश मुझे लग रहा है कि करती हुई नजर आ रही है। और आने वाले वक्त में हरियाणा कैबिनेट का विस्तार तो होगा ही, इसमें कोई किंतु परंतु तो है नहीं कि हरियाणा कैबिनेट का विस्तार इतने मंत्रियों से जो बाकी का कार्यकाल है वो सरकार पूरा करने जा रही है। तो आने वाले दिनों में जो कैबिनेट का विस्तार है वो तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन डेप्यूटी सीएम बनाने से मुझे लग रहा है कि पावर शेयरिंग को लेकर यहां पर अलग तरह की परेशानियों का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ सकता था। और जिस तरीके से जाट और गैर जाट का इलेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बल्कि जो है यहां पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जो चुनावी बिसात है वो बिछाती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में कैबिनेट का विस्तार तो होगा ही, सीएम के साथ डेप्यूटी सीएम नहीं बनाए जाने को लेकर मुझे लगता है कि पावर शेयरिंग को लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए नहीं रखना चाहती। ब्रिंज, यही सवाल आपसे भी है कि अब जाहिर सी बात है अगर आप डिप्टी सीएम देते हैं तो उसको पावर भी ऐसी देनी पड़ेगी। जब इससे पहले मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने थे तो उस दौर में भी कहा जा रहा था कि देखिए मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है, जाट हो सकता है या ओबीसी हो सकता है, लेकिन मनोहर लाल जिस समाज से आते हैं वो एक अलग धारणा के साथ मुख्यमंत्री दिया बीजेपी ने हरियाणा को। और ऐसे में कितना ये फायदेमंद और नुकसानदेह हो सकता है, हर समाज को साधने की बात बीजेपी करती है, हर आदमी तक विकास को पहुंचाने की बात करती है। अगर प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा तो फिर सवाल नहीं उठेगा।
नहीं, बिल्कुल देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना ही होना है। उसका कारण है, देखिए, अभी पंजाबी समुदाय को और अग्रवाल समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया जाना है, प्रदेश अध्यक्ष का भी फैसला होना है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में और कुछ परिवर्तन होने हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी जो उम्मीदवारों की घोषणा होती है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। कुछ वर्तमान सांसदों के टिकट कटने ये भी प्राय तय है, तो इसमें अब जो है हरियाणा के अंदर जो ये बदलाव शुरू हुआ है, ये अभी क्रम चलेगा। तो इस क्रम के अंदर जहां अब डिप्टी सीएम की बात, देखिए, डिप्टी सीएम की कभी शपथ नहीं होती, वो मनोनीत किया जाता है, बाद में भी मनोनीत किया जा सकता है। तो इसलिए हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार है, क्या फैसला लेती है कि ये केंद्र के स्तर पर फैसला होना है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय हाईकमान क्या फैसला करता है, क्या अनिल विज को दोबारा जो है उस मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने का दबाव डाला जाता है। अभी तो उन्होंने कहा है मेरा मन नहीं है, लेकिन पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि अनिल विज मंत्रिमंडल में शामिल हों, क्योंकि वो पंजाबी चेहरा है, मनोहर लाल के बाद सबसे बड़ा पंजाबी चेहरा है। अगर उनको नहीं शामिल किया जाता तो तरह तरह की धारणाएं पनपेंगी और पार्टी के लिए भी विपरीत संदेश होगा। तो इसलिए मुझे लगता है चाहे केंद्रीय हाईकमान कितना भी दखल करे, अनिल विज को तो देर सवेर मंत्रिमंडल में शामिल होना ही पड़ेगा। अग्रवाल समुदाय को भी प्रतिनिधित्व देना है, तो इसलिए ये बहुत प्रश्न अभी खुले हैं। अब क्या लोकसभा चुनाव के अंदर पंजाबी समुदाय का तो करनाल से मनोहर लाल जी का टिकट तय हो चुका है, तो इसलिए अन्य समुदाय को क्या इस बार किसी अग्रवाल समुदाय को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाएगा, क्योंकि आज तक अग्रवाल समुदाय से प्रत्याशी नहीं बनाया गया। तो इसलिए कई तरह के प्रश्न अभी हैं। इसलिए हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार से जातिगत समीकरण भी वो मंत्रिमंडल में भी तय होने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष का भी फैसला होना है, तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इसके लिए भी पार्टी ने हालांकि तय कर लिया होगा, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई। शायद लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा के बाद इस तरह की घोषणा हो, तो अभी इस तरह की कई तरह की व्यवस्थाएं जो है, दायित्व परिवर्तन है, वो होने में हमें दिखाई दे सकते हैं। और हरियाणा की राजनीति पर इसका क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब जो रणनीति बनाकर चल रही है वो आगे हरियाणा विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही रणनीति बना रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। अब चर्चा का विषय यह भी बन जाएगा कि नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से आते हैं, वहां से सांसद थे, और ये कहा जा रहा था कि एक वही ऐसे शख्स है जिनका नाम यहां से सांसदी के लिए गया है, उम्मीदवारी के लिए गया है। अब यहां से कौन बीजेपी का उम्मीदवार होगा। करनाल से चुनाव लड़ने की बात मनोहर लाल की हो रही है, तो संजय भाटिया और तमाम जो दावेदार थे उनको क्या भूमिका मिलती है, वो किन भूमिका में नजर आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी।